सीरीज खिजा की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार। मुसन्निफ ए हमीद, आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 3। शबाना ने दादा भाई की आवाज पहचान ली थी। उसका बदन दहशत के मारे सुन हो गया। दादा भाई अपने गुंडों के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका था। शबाना झोपड़ी की तरफ लपकी। झोपड़ी का दरवाजा खुला था। ये दरवाजा बांस का था और अंदर से बंद नहीं था। शबाना झोपड़ी में घुस गई। किसी ने हड़बड़ा कर कहा, जल तू कौन है? शबाना समझ गई कि ये कब्रिस्तान का गोरकन है। उसने धीमी आवाज में इल्तिजा करते हुए कहा, मैं मुसलमान लड़की हूँ, गुंडे मेरे पीछे लगे, खुदा रसूल के लिए मुझे बचा लो। अंधेरे में चारपाई पर से कोई उठा। शबाना को एक आदमी की सफेद दाढ़ी दिखाई दी। उसने शबाना से कहा, बेटी मेरी चारपाई के नीचे छुप जाओ। शबाना पलक झपकते में चारपाई के नीचे घुस गई। बूढ़ा गोरकन झोपड़ी से बाहर निकल आया। उसने दरवाजे को बंद कर दिया और बुलंद आवाज में कलमा शरीफ पढ़कर बोला, इधर कौन है भाई? मेरी झोपड़ी यहाँ है। अंधेरे में से दादा भाई गोरकन के सामने आ गया। मुसलमान गोरकन ने सलाम कहकर पूछा, क्यों भाई, कोई कब्र खुदवानी है क्या? मैयत साथ लाए हो या सुबह को लाओगे? दादा भाई ने तारीकी में इधर उधर आंखें घुमाई और गोरकन से कहा, बाबा यहाँ किसी औरत को तो नहीं देखा? मेरी बीवी है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आधी रात को घर से भाग निकली है। बेटा ये कब्रिस्तान है, यहाँ तो ज्यादातर मैयतें ही आती हैं, जिंदा लोग तो कम ही देखे हैं मैंने तो किसी औरत को इधर आते नहीं देखा। आधे घंटे से झोपड़ी में बैठा इबादत कर रहा हूँ। तुम अपना नाम पता बता दो भाई, अगर तुम्हारी बेगम इधर आई तो मैं उन्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। दादा भाई के दोनों गुंडे भी अंधेरे से निकलकर सामने आ गए। उनकी आंखों से ही गोरकन ने अंदाजा कर लिया कि बड़े खतरनाक किस्म के जराइम पेशा लोग हैं। दादा भाई बोला, कोई बात नहीं बाबा जी, हम उसे खुद ही तलाश कर लेंगे। एक गुंडा बोला, दादा वो जरूर शहर की तरफ गई होगी, चलो उधर चलकर देखते हैं। दादा भाई ने एक नजर बूढ़े गोरकन पर डाली। गोरकन ने कहा, बेटा खुदा करे तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाए, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगा। दादा भाई ने कोई जवाब ना दिया और अपने गुंडों के हमरा कब्रिस्तान की ड्योढ़ी से निकलकर चल दिया। गोरकन वहीं पानी का लोटा लेकर बैठ गया और वजू करने लगा। हकीकत में वो अंधेरे में उन गुंडों को कब्रिस्तान से जाते देख रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि गुंडे कब्रिस्तान की चारदीवारी से बाहर निकल गए हैं, तो वो पानी का लोटा एक तरफ रखते हुए उठा और झोपड़ी के दरवाजे में आकर बैठ गया। जेब से मुड़ा थोड़ा सिगरेट निकालकर सुलगाया और उसका कड़वा कश निकलते हुए झोपड़ी के अंदर मुंह करके बोला, बेटी तुम जो कोई भी हो उसी चारपाई के नीचे छुपी रहना। गुंडे वैसे तो कब्रिस्तान से जा चुके हैं, पर उनका कोई एतबार भी नहीं। तुम मेरी बात का जवाब हरगिज मत देना, अभी खामोश रहो। शबाना ने जब सुना कि दादा भाई और उसके गुंडे साथी चले गए हैं तो उसकी जान में जान आई। जब तक वो झोपड़ी के बाहर खड़े बूढ़े गोरकन से बातें करते रहे थे, उसका सांस ऊपर का ऊपर ही रहा था। थोड़ी देर बाद गोरकन झोपड़ी में आ गया। शबाना चारपाई से निकल आई। गोरकन जमीन पर बैठ गया और अंधेरे में ही शबाना से पूछने लगा, अब बताओ बेटी, तुम कौन हो और ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए थे? शबाना का दिल चाहा कि वो उस नेक दिल गोरकन को अपनी सारी बिपता सुना दे। चुनाचे उसने शुरू से लेकर आखिर तक उसे अपनी सारी दास्तान आलम बयान कर दी। बूढ़ा गोरकन शबाना के हालात सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ। उठकर एक पल के लिए वो दोबारा झोपड़ी से बाहर गया। शायद वो देखना चाहता था कि कहीं दादा भाई के गुंडे झोपड़ी के आसपास तो नहीं मंडला रहे। वापस आकर वो कहने लगा, बेटी अभी तुम रात इसी जुक्की में गुजारो, सुबह मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगा। अब तुम सो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, मैं झोपड़ी के बाहर पहरा दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो वो मफरूर गुंडे दोबारा इधर नहीं आएंगे। शबाना ने किसी न किसी तरह तंगो तारीख झोपड़ी में रात गुजार दी। सुबह हुई तो कब्रिस्तान के दरख्तों में चिड़ियां चहचहाने लगी। गोरकन अंदर आया। उसने शबाना के सर पे हाथ रखते हुए कहा, बेटी तू मुसलमान की औलाद है। मशरकी पाकिस्तान की तरह हम पर भी भारतीय फौजियों ने चढ़ाई की थी, हम पर भी बड़ा जुल्म हुआ था। मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। यहाँ तुम्हारा रहना ठीक नहीं, गुंडे तुम्हारी तलाश में यहाँ फिर आ सकते हैं। अभी दिन का उजाला पूरी तरह नहीं फैला, मेरे साथ आओ। यहाँ से थोड़ी दूर एक मकबरा है, वहाँ मकबरे के बाग में मैंने एक छोटी सी कुटिया बना रखी है। तुम अभी वहीं चली चलो, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। बूढ़े गोरकन ने शबाना को एक नीली चादर दी जो उसने अपने जिस्म के गिर्द लपेट ली। उसने चादर से अपना आधा चेहरा भी ढांप लिया और गोरकन के साथ कब्रिस्तान से निकलकर मकबरे की तरफ पैदल ही रवाना हो गई। ये मकबरा औरंगाबाद शहर से बाहर मज़ाफात में गैराबाद जगह पर वाक़ था। चूने के पत्थर का बना हुआ ये मकबरा शबाना को खस्ता हालत में लगा।
गोरकन मकबरे के अकबी मेहराबी दरवाजे से बाग में आ गया, जो वीरानी का नक्शा पेश कर रहा था। यहाँ नीम और इमली के दरख्तों के नीचे पत्थर की दीवारों और नारियल की ढलान छत वाली एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। उसके बाहर दरख्त के नीचे एक छोटा सा गुसलखाना भी था। बाहर खुरे में मिट्टी का टब पानी से भरा पड़ा था। कुटिया के अंदर मिट्टी की सुराही में ठंडा पानी था। जमीन पर लकड़ी का पुराना तख्त बिछा था। एक तरफ बिस्तर लपेट कर रखा हुआ था। यहाँ शबाना ने मुंह हाथ धोया। गोरकन ने चाय बनाकर उसे पिलाई और शबाना को बताया कि ये मकबरा औरंगजेब आलमगीर की मलिका राबिया दुर्रानी अलमारूफ दिलरस बानो का है, जो 1657 में वफात पाने के बाद वहाँ दफन हुई थी। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। कभी कभी कोई गैर मुल्की सैयाह गले में कैमरा लटकाया निकलता है। शबाना ने पूछा कि उसे कब तक कुटिया में रहना होगा। गोरकन सोच में पड़ गया। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी तरह से पाकिस्तान पहुंचा दूं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें पाकिस्तान पहुंचाना नामुमकिन है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मद्रास से आगे समंदर पार करवाकर श्रीलंका के मुल्क में पहुंचा दूं। वहाँ भारत की हुकूमत नहीं है। वहाँ से तुम आसानी के साथ अपने वतन जा सकती हो। शबाना को यह तजवीज अच्छी लगी। उसने पूछा कि मद्रास का समंदर वहाँ से कितनी दूर होगा और वो उसे कैसे पार कर सकेगी। गोरकन बोला, मद्रास यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। नीचे की जानिब दूसरा सूबा तमिलनाडु है, जिसका दारुल हुकूमत मद्रास है। वहां से तुम्हें ट्रेन के जरिए तिकोन तक धनुषकोडी के छोटे से स्टेशन तक जाना होगा। धनुषकोडी से बहरी जहाज तुम्हें श्रीलंका के शुमाली साहिल मीनारे ले जाएगा। ये समंदरी सफर बड़ा मुख्तसर है। 1 घंटे में तुम श्रीलंका पहुंच जाओगी। शबाना की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी चमकने लगी। उसने गोरकन बाबा से इल्तिजा की कि वो उसे किसी तरह श्रीलंका पहुंचा दे। गोरकन बोला, मैं गरीब आदमी हूँ। ज्यादा लोग मेरी वाकफियत भी नहीं है। मेरा एक भांजा यहाँ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की कैंटीन में काम करता है। बड़ा खुदा तरस आदमी है, सच्चा मुसलमान है। मैं उससे बात करूंगा, वो तुम्हें श्रीलंका पहुंचाने का बंदोबस्त कर देगा। अब तुम ऐसा करो कि कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं शहर अपनी बहन के यहाँ जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अव्वल तो इधर वीरान मकबरे में कोई आता नहीं, और अगर कोई निकल भी आए तो तुम दरवाजा हरगिज मत खोलना। अंदर से कोई आवाज भी ना निकालना। इतना कहकर गोरकन चला गया। शबाना तख्त पर कुछ देर बैठी सोचती रही कि अगर वो किसी तरह श्रीलंका पहुंचने में कामयाब हो गई तो वहां से सीधी वो अपने मुल्क के सिफारत खाने चली जाएगी, जो उसे पाकिस्तान पहुंचा देंगे। पहली बार शबाना को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सर से आधा बोझ उतर गया हो। हम शबाना को औरंगाबाद, हैदराबाद, दक्कन के इस मकबरे में छोड़कर वापस कलकत्ते आते हैं, जहां नदीम जगरिया स्ट्रीट वाले अमजदिया होटल के पीछे सेठ जब्बार की बैठक में छुपा हुआ है। सेठ जब्बार नदीम को अपनी बैठक में ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकता था, क्योंकि पुलिस नदीम के पीछे लगी हुई थी। उसके साथ सेठ जब्बार के गिरफ्तार होने का भी खतरा था। सेठ जब्बार उसके बावजूद नदीम को भारतीय पुलिस के भेड़ियों के आगे डालना कभी गवारा नहीं कर सकता था। चुनाचे जैसे कि आपने पहले पढ़ा है, उसने यही फैसला किया कि वो नदीम को दरिया पार वाले दलदली जंगल में अपने खुफिया अड्डे के पुराने गोदाम में उस वक्त तक छुपा देगा जब तक सरहदों पर से फौजें पीछे नहीं हट जाती। उसके बाद वो नदीम को अपने किसी आदमी के साथ पंजाब की तरफ भेजकर बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। उसका जिक्र सेठ जब्बार ने नदीम से भी कर दिया था। नदीम ने बज़ाहिर कोई एतराज नहीं किया था। वो दरिया पार वाले पुराने गोदाम में छुपने पर राजी हो गया था, लेकिन उसने दिल में यह तय कर रखा था कि वो नजमी से हर हालत में मिलेगा और उसे अपने साथ लेकर ही पाकिस्तान जाएगा। वो नजमी को हिंदुस्तान में छोड़कर अकेला पाकिस्तान नहीं जा सकता था। चुनाचे एक रात सेठ ने नदीम को अपने आदमी के साथ जीप में सवार करवाकर दरिया वाले खुफिया गोदाम की तरफ रवाना कर दिया। उस गोदाम में सेठ जब्बार कभी मंशियात का स्टॉक रखा करता था। जब से उसने मंशियात का धंधा छोड़ा था, ये गोदाम वीरान हो गया था। अगरचे उस पर अभी तक सेठ का ही कब्जा था। वहां सिर्फ एक चौकीदार रहता था। उस चौकीदार को भी अपने होटल में बुलवाकर सेठ ने समझा दिया था कि नदीम उसका अपना खास आदमी है और उसे मुनासिब वक्त आने पर इंडिया से स्मगल करवाना है, और वो उसकी हर तरह से खबरगिरी करे और किसी को कानो कान खबर ना हो कि वो गोदाम में छुपा हुआ है। ये गोदाम एक इंतहाई वीरान और गैर आबाद दलदली इलाके में था। उसके बावजूद चौकीदार सुबह शाम बड़ी चौकसी से पहरेदारी करता। नदीम का मकसद वहां छुपे बैठे रहना नहीं था, उसे बहरहाल नजमी के पास पहुंचना था। इतना उसे मालूम था कि नजमी बंगाल और बिहार की सरहद पर वाक़े एक जंगल में अपनी कमीन गांव में कुछ डाकू साथियों के हमरा रह रही है। चुनाचे एक रोज उसने गोदाम से निकलकर नजमी की तलाश में निकलने का प्रोग्राम बना लिया। उसके पास इतने पैसे थे कि वो ट्रेन के जरिए गोमा के स्टेशन तक सफर कर सकता था। उस सफर में उसके पकड़े जाने का खतरा कदम कदम पर था, मगर नदीम उन खतरात से टकराने का आदी हो गया था। और फिर उसके सामने उसकी महबूबा नजमी थी, जिसकी कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही थी। नदीम ने वैसे भी बिहारी मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखी हुई थी।
एक शाम उसने चौकीदार से कहा कि वो जंगल में जरा चहलकदमी करने जा रहा है। चौकीदार ने कहा, बाबू ये इलाका खतरनाक है, जगह जगह घासों में दलदल छपी हुई है, कहीं तुम दलदल में ना फंस जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। लेकिन चौकीदार को नदीम ने वहीं रहने पर राजी कर लिया और खुद नारियल के दलदली जखीरे की तरफ चल दिया। वो कई दलदली जंगल अबूर कर चुका था। ये दरियाई दलदल उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। अब तो वो घास का रंग देखकर ही पहचान लेता था कि उसके नीचे दलदल है। सूरज अभी अभी गुरूब हुआ था। उसकी उनाबी रोशनी कांसी अंधेरे में बदल रही थी। पहले तो नदीम चहलकदमी के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता टहलता रहा। फिर जब उसे यकीन हो गया कि वो चौकीदार की नजरों से ओझल हो गया है, तो उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो दरिया के किनारे आ गया। स्टेशन की सिमत का उसे बखूबी अंदाजा था। कोई 1 मील चलने के बाद वो दरिया को छोड़कर आबादी वाले इलाके की तरफ हो गया। यहाँ ज्यादातर कारखानों और फैक्ट्रियों का सिलसिला फैला हुआ था। उनके पीछे कलकत्ते का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा था। नदीम को यहीं से गोमा के लिए कोई ट्रेन पकड़नी थी। अंधेरा होने लगा था। नदीम कारखानों से दूर रहकर चल रहा था। एक जगह उसे एक मोटर रिक्शा खाली मिल गया। उसमें सवार होकर वो रेलवे स्टेशन से 1 फरलांग दूर ही रेलवे गोदामों के पास उतर गया। यहाँ चाय की दुकान में बैठकर वो चाय पीने लगा। वो कुछ वक्त गुजारना चाहता था ताकि अंधेरा ज्यादा हो जाए। जब रात पूरी तरह छा गई तो नदीम चाय की दुकान से निकला और गोदाम की दीवार फांदकर स्टेशन के यार्ड में आ गया। रेल की पटरियों के साथ साथ चलता वो प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा। वो बुकिंग विंडो पर खुद टिकट नहीं खरीदना चाहता था। उसने ये प्रोग्राम बनाया कि वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर किसी कुली को पैसे देकर टिकट मंगवा लेगा। हावड़ा का स्टेशन नीली, पीली और लाल बत्तियों से खूब रोशन था। नदीम के लिए कलकत्ते के दोनों स्टेशन यानी सियालदा और हावड़ा कोई नए नहीं थे। उसे मालूम नहीं था कि सियालदा से रेल आसाम और त्रिपुरा यानी बंगाल की तरफ अंदर जाती है और पंजाब, दिल्ली और बिहार की तरफ ट्रेनें हावड़ा से चलती हैं। वो रेल की पटरियों में से गुजरता प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म के शुरू में ही वो एक जगह कुली को देखकर उसकी तरफ मुड़ा। मालूम हो कि बिहार की तरफ गाड़ी 9 बजे रात प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी। नदीम ने कुली को एक फर्जी किस्सा सुनाया और उसे पैसे देकर गोमा तक की 3rd क्लास की एक टिकट मंगवा ली। कुली को उसकी कमीशन अदा कर दी। 3rd क्लास में उसके लिए सफर महफूज था, क्योंकि एक तो 3rd क्लास में रश होता है और उसे अपने आप को छिपाने का मौका मिल जाता। दूसरे पैसेंजर ट्रेनों की तरफ पुलिस ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। उन ट्रेनों में मुसाफिरों का हुजूम होता था। पुलिस किस किस को देखती फिरे। ये 1 रात और 1 दिन का सफर था। नदीम को अगले रोज रात के वक्त गोमा पहुंचना था। ट्रेन 7 बजे ही आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई, मगर नदीम उस वक्त डिब्बे में बैठा जब ट्रेन के चलने में चंद मिनट ही बाकी रह गए थे। पुलिस की तरफ से वो गाफिल नहीं था। डिब्बे में वो सामान की ओट में फर्श पर ही टॉयलेट के पास दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। जब ट्रेन चली तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। जिस वक्त नदीम ट्रेन में बैठा कलकत्ते से बिहार की तरफ रवाना हुआ, एन उसी वक्त यानी रात के 9 बजे नजमी अपनी जंगल वाली खुफिया कमीनगाह में अपने मुसलमान वफादार साथी बादल के हमरा दरख्तों के नीचे एक छोटी सी नदी के किनारे टहल रही थी। उसे रूपा और काली बदमाश से अपना इंतकाम लेना था। सिर्फ यही दो उसके दुश्मन और उसकी इज्जत के कातिल बाकी रह गए थे। बादल को नजमी ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और उस वक्त वो बादल के साथ यही मशवरा कर रही थी। उसका प्रोग्राम इस रात कमीनगाह से शहर कलकत्ते की तरफ रवाना होने का था, जहां रूपा और काली बदमाश सुंदरी नाम की मक्कार हिंदू औरत के साथ रह रहे थे और जहां से उन्होंने शबाना को बुर्दा फरोश दादा भाई के हवाले किया था। नजमी अपने साथ ज्यादा आदमी नहीं ले जाना चाहती थी। तय ये हुआ कि उसके साथ सिर्फ बादल ही जाएगा। तेज रफ्तार तूफानी जीप उनके पास थी। उन्होंने जंगल एक आसान और खुफिया रास्ते से बंगाल में दाखिल होकर दरिया हगली के किनारे रूपा और काली बदमाश के अड्डे तक पहुंचना था। नजमी को यह भी मालूम था कि वो एक कातिला है, अपने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुकी है और बंगाल की पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में है। 10 बजे रात नजमी ने अपने सामान में गोलियां, फालतू राइफलें, पानी से भरा मशकीजा और एक खंजर रखवाया। खाने के लिए थोड़ी सी खुश्क भुनी हुई मछली भी साथ ले ली और अपने वफादार मुसलमान साथी बादल के हमरा जीप में बैठकर कलकत्ते शहर की जानिब रवाना हो गई। ट्रेन बंगाल की सरहद के जानिब एक लंबा चक्कर काट कर आती थी और उसे बहुत वक्त लगता था, लेकिन नजमी जंगल में से होकर जिस रास्ते से जा रही थी वो रास्ता ज्यादा दूर और ज्यादा तवील नहीं था। उन्हें 5 घंटों में कलकत्ते की हुदूद में दाखिल हो जाना था। बंद जीप घाटियों, खड्डों, वादियों और नदी नालों को अबूर करती रात की खामोशी और तारीकी में तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। बादल जीप चला रहा था। नजमी उसके पहलू में बैठी थी। दोनों की स्टेन गनें उनके घुटनों पर पड़ी थी। गोलियों की बेल्ट कमर के साथ बंधी थी। दोनों ने अपने सरों पर सुर्ख रुमाल बांध रखे थे। लिबास गोरिल्लों जैसा था, यानी बुशर्ट और पतलून। पाँव में रबड़ के जूते थे। नजमी खामोश बैठी थी और सोच रही थी कि रूपा और काली अगर अपने अड्डे पर ना हुए तो उसे सख्त मायूसी होगी और उसे दोबारा किसी दूसरी रात को उन्हें कत्ल करने के लिए आना पड़ेगा। 12 बजे उन्होंने रात एक दरिया अबूर किया। पुल वीरान था। अब वो बड़ी पक्की सड़क से हटकर एक जेली सड़क पर आ गए।
ये सड़क आगे चलकर नाहमवार इलाके में दाखिल हो गई। यहाँ से एक शॉर्टकट बर्दवान पुराने महल वाले खंडर की तरफ निकल जाता था। जो ही उनकी जीप बंगाल की सरहद अबूर करके बर्दवान को जाने वाली सड़क पर आई, अचानक झाड़ियों में से 2 पुलिस कांस्टेबल निकलकर सड़क पर आ गए, जो जीप को रुकने का इशारा कर रहे थे। नजमी ने बादल से कहा, जीप को रोक दो। बादल ने तशवीश अंगेज नजरों से नजमी को देखा और कहा, वो हम पर फायरिंग कर देंगे, हमें निकल जाना चाहिए। मैं कहती हूँ जीप को रोक दो। नजमी ने सख्त लहजे में हुक्म दिया। बादल ने कच्ची सड़क पर ब्रेक लगा दिए। जीप बंगाली कांस्टेबलों के बिल्कुल करीब जाकर रुक गई। नजमी की गिरफ्त अपनी गन पर मजबूत हो गई। कांस्टेबल बंगाल पुलिस के थे। उन्होंने राइफलें तान रखी थी। अभी उन्होंने वो खूनी गनें नहीं देखी थी जो बादल और नजमी के घुटनों पर पड़ी थी। एक कांस्टेबल ने बंगला में चिल्लाकर कहा, बाहर आ जाओ। उस इलाके में डाके और कत्ल की वारदातें अक्सर होती रहती थी और पुलिस उन डाकुओं की सरकूबी के वास्ते गश्त लगाती रहती थी। बादल ने बंगला में कहा, हम बर्दवान जा रहे हैं, वहां हमारा अपना घर है, हम डाकू नहीं हैं। उस पर दूसरे कांस्टेबल ने नजमी को कंधे से पकड़कर नीचे खींचा और गाली दी। नजमी के बदन में आग लग गई। आग तो उसके बदन में भारतीय पुलिस के हर आदमी को देखकर लग जाया करती थी, लेकिन उस बदकिस्मत इंसान ने नजमी को गाली भी दी थी। नजमी नीचे गिर पड़ी। उसकी गन भी उसके साथ ही नीचे आ गई थी। उसने लेटे लेटे गन की नाली का रुख कांस्टेबल की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। गोलियों के धमाके हुए और पूरा ब्रस्ट कांस्टेबल के सीने को छलनी कर गया। वो सीने पर हाथ रखकर नीचे मुंह के बल गिरा। दूसरा ब्रस्ट फायर हुआ और दूसरा कांस्टेबल भी खाको खून में तड़प गया। ये दूसरा ब्रस्ट बादल ने फायर किया था। नजमी जमीन से उठी और जीप में बैठते हुए बोली, चलो बादल, अभी हमें रूप और काली का कर्ज भी उतारना है। जीप 2 तड़पती लाशों को पीछे छोड़कर बर्दवान को दाएं जानिब छोड़ती हुई कलकत्ते के दरिया हगली की तरफ रवाना हो गई। बादल ने जीप की रफ्तार तेज कर दी। अंधेरे में जीप कच्ची सड़क पर उछलती हुई दौड़ती चली जा रही थी। उस सड़क पर ये लोग कई बार कलकत्ते जा चुके थे। रात के 3 बज रहे थे। रात ढल रही थी। आसमान पर सितारों का रंग फक होने लगा था कि जीप मशरक की तरफ से कलकत्ते के मज़ाफात में दाखिल हो गई। बादल को मालूम था कि उसे कहां और किस तरफ जाना है। फैक्ट्री एरिया उनकी बाएं जानिब काफी दूर रह गया था। शहर की रोशनियां दरिया पार झिलमिला रही थी। हावड़ा ब्रिज की रोशनियां भी साफ दिखाई देने लगी थी। जीप दरिया के किनारे किनारे रूपा और काली के खुफिया अड्डे की तरफ दौड़ रही थी। नजमी दिल में सोच रही थी कि उन दोनों को वहां होना चाहिए। उसने बादल से कहा, जीप की रफ्तार तेज कर दो, हमें दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद वापस भी जाना है। बादल ने रफ्तार मजीद तेज कर दी। दरिया के किनारे का रास्ता हमवार और खाली था। रात ढलती जा रही थी। जीप थोड़ी देर बाद बाएं जानिब दरिया की सड़क से उतरकर एक जंगल में दाखिल हो गई। जंगल घना नहीं था। ये जंगल भी नहीं था, बल्कि सुम्बुल, नारियल और इमली के दरख्तों का जखीरा था जो दूर तक दरिया के साथ फैलता चला गया था। उनमें दलदले भी थी और बरसाती नाले भी जो दरिया में तुगयानी से भर जाते थे। नजमी और बादल उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उन्होंने खास मकाम पर जाकर जीप दरख्तों में खड़ी कर दी। गनों के मैगजीन चेक किए और झाड़ियों को हटाते तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। उन दोनों को इस अमर का एहसास था कि रात ढलती जा रही है और दिन निकलने वाला है। एक दलदली टापू के ऊपर से होकर वो एक मकाम पर आकर आहिस्ता और मुहतात हो गए। दरख्तों के नीचे एक क्वार्टरनुमा झोपड़ा दिखाई दे रहा था। उस झोपड़े के अंदर रोशनी हो रही थी। नजमी और बादल करीब गए तो उन्हें एक औरत की आवाज भी सुनाई दी। नजमी ने बादल को दूसरी तरफ से झोपड़े के अकब में आने का इशारा किया और खुद झुककर बाएं जानिब से झोपड़े की तरफ बढ़ी। अब उसे औरत की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। औरत बंगला में कह रही थी, रूपा सो गया है काली, अब तुम भी सो जाओ। नजमी वहीं बैठ गई। उसे काली की आवाज सुनाई दी, नहीं सुंदरी, मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। नजमी ने इत्मीनान का सांस लिया। उसके दोनों कातिल झोपड़ी में मौजूद थे। दूसरी तरफ से उसे बादल का साया झाड़ियों में झुका झुका बाहर निकलता नजर आया। क्वार्टरनुमा झोपड़ी के आगे बांस की मचान का बरामदा था। दरवाजा बंद था। रोशनी झोपड़ी के रोशनदान में से आ रही थी। नजमी ने बादल को खास इशारा किया। बादल जमीन पर रेंगते हुए दरवाजे की एक जानिब दरख्त की ओट में बैठ गया। स्टैंड गन की नाली का रुख दरवाजे की जानिब था। नजमी ने पत्थर उठाकर दरवाजे पर दे मारा। खटाक की आवाज रात की खामोशी में बुलंद हुई। झोपड़ी में जो औरत यानी सुंदरी बोल रही थी वो एकदम खामोश हो गई। फिर किसी के चारपाई से उठने की चरचराहट सुनाई दी। नजमी ने दरवाजे को अपने स्टैंड गन की जद में ले रखा था। दरवाजा खुला और पहले सुंदरी बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी। उसके साथ ही काली बदमाश भी बाहर आ गया। ये खड़ाक कैसा था सुंदरी? उसने झूमते हुए पूछा। नजमी स्टैंड गन ताने उठ खड़ी हुई। झाड़ियों से छलांग लगाकर वो बाहर निकली और काली के सामने आकर गरजदार आवाज में बोली, ये तुम्हारी मौत का खड़ाक था काली, मुझे पहचानते हो? झोपड़ी के खुले दरवाजे में से रोशनी नजमी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी शक्ल देखते ही काली का रंग उड़ गया।
एक तो नजमी के हाथ में गन थी, दूसरे काली बदमाश को मालूम हो चुका था कि चंदा डाकू बन चुकी है और उन तमाम लोगों को हलाक कर रही है जो उसकी जिंदगी की बर्बादी का बायस बने थे। उसके कपकपाते होठों से सिर्फ इतना ही निकला, चंदा चंदा तुम मैं। नजमी ने बादल को आवाज दी। बादल दरख्त की ओट से निकल आया। वो भागकर झोपड़े में दाखिल हो गया। रूपा बदमाश अंदर खाट पर गहरी नींद सो रहा था। बादल ने उसे पांव से पकड़कर ठोकर मारकर उठाया। रूपा बदमाश हड़बड़ाकर उठ बैठा। अपने ऊपर गन तनी देखी तो सहम गया। बादल रूपा बदमाश को घसीटकर झोपड़े से बाहर ले आया और जमीन पर नजमी के कदमों में लाकर डाल दिया। नजमी ने उसकी गर्दन पर पांव रखते हुए कहा, रूपा, तुमने भी अपनी मौत को जरूर पहचान लिया होगा। सुंदरी थर थर कांप रही थी। काली को बादल ने अपनी स्टेन गन की जद में ले रखा था। बादल ने करख्तगी से कहा, दिन निकलने वाला है, अभी हमें वापस भी जाना है, इनका काम तमाम किए देते हैं। काली हाथ बांधकर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं चंदा बहन, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। इसलिए कि तुम दूसरी भोली भाली लड़कियों को अगवा करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर सको? नहीं काली, अब तुमको इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तुमने मेरे साथ जो जुल्म किया उसका बदला मैं खुद ले रही हूँ। दूसरी औरतों के साथ तुमने जो वहशियाना सलूक किया उसका बदला तुमसे आगे जाकर लिया जाएगा। मौत, जराइम पेशा जालिमों की मौत। नजमी ने चिल्लाकर कहा और ट्रिगर दबा दिया। तड़ातड़ गोलियों के ब्रस्ट चलने लगे। 1, 2, 3, 4। पूरे 4 ब्रस्ट फायर हुए और काली खून में लथपथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसका सारा जिस्म गोलियों से छलनी हो गया था। बादल ने रूपा की तरफ स्टेन गन सीधी की तो नजमी बोली, इसे मैं खत्म करना चाहती हूँ, ये मेरा कातिल है, मैं इससे अपने कत्ल का बदला लूंगी। नजमी की गन शोले उगलने लगी। अनगिनत गोलियां रूपा बदमाश के जिस्म को छेदती हुई गुजर गईं। नजमी ने गन का रुख ऊपर किया और सुंदरी की तरफ शोलाबार निगाहों से देखा। तुम इनकी नायका हो, तुम्हारे इन हाथों से भी कई बेगुनाह मासूम लड़कियों की इज्जतों के खून हुए हैं। मैं जानती हूँ तुम क्या करती रही हो। सुंदरी नजमी के पांव पर पड़ गई। मुझे माफ कर दो चंदा, मैं बेगुनाह हूँ। ये लोग तो मुझे भी अगवा करके लाए थे, मैंने इनके साथ समझौता कर लिया, लेकिन मैंने किसी लड़की को अगवा नहीं किया। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। नजमी एक कदम पीछे हट गई। सुंदरी को खड़े होने का हुक्म दिया। सुंदरी हाथ बांधे खड़ी हो गई। क्या यहाँ नदीम नाम का कोई शख्स आया था? नजमी ने नदीम का हुलिया सुंदरी को बताया। सुंदरी ने लरसते होठों से कहा, नहीं चंदा बेटी, इस हुलिये के किसी आदमी को मैंने यहाँ नहीं देखा। सुंदरी ने नजमी को शबाना के बारे में बिल्कुल ना बताया कि एक औरत को 1 रोज पहले उन्होंने दादा भाई के हाथों फरोख्त किया है। उसे डर था कि अगर उसने बता दिया तो चंदा उसे भी नहीं छोड़ेगी। बादल ने गन सुंदरी की गर्दन से लगा दी। मैं इसे शूट करने लगा हूं। नजमी ने हाथ के इशारे से उसको रोक दिया। एक गहरा सांस भरकर गन वाला हाथ नीचे किया और बोझल आवाज में बोली, चलो बादल, हमें बहुत दूर जाना है। सुंदरी की घिग्गी बंधी हुई थी, रंग फक था, होठ खुश्क थे, जुड़े हुए हाथ कपकपा रहे थे। रूपा और काली की छलनी लाशें खून में लथपथ ठंडी हो चुकी थी। नजमी ने लाशों की तरफ नफरत भरी निगाह डाली, उन पर जोर से थूका और बादल के आगे आगे तेज कदमों से चलती हुई दरख्तों के अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी जीप में बैठे थे और जीप दरिया के किनारे पूरी रफ्तार से बंगाल की सरहद की तरफ चली जा रही थी। पो फट चुकी थी। नजमी ने बादल को चिल्लाकर कहा, ओहनी बन की तरफ से होकर चलना बादल। और बादल ने 1 फरलांग चलने के बाद जीप को एक कच्चे रास्ते पर डाल दिया। अब हम नदीम की तरफ वापस चलते हैं। नदीम शाम के वक्त सुबह बिहार के पहले अहम रेलवे स्टेशन गोमा पर ट्रेन से उतर गया। शाम हो चुकी थी। स्टेशन और शहर की बत्तियां जगमगाने लगी थी। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा रश नहीं था। नदीम को यहाँ से अमरगढ़ की तरफ जाते हुए जुनूब की सिमत ओहनी बन के जंगल में दाखिल होना था। नजमी की खुफिया कमीनगाह उसी जंगल में किसी मकाम पर थी। नदीम की इत्तला के मुताबिक ये कमीनगाह शौलागढ़ ब्रांच लाइन वाली नहर से निकलकर जंगल की तरफ जाती थी। नदी के किनारे चट्टानों के पास थी। जंगल में फिरना और उसे तलाश करना नदीम के लिए कोई अनोखा काम नहीं था। उसे यकीन था कि वो रात के अंधेरे में भी नजमी की कमीनगाह पर पहुंच जाएगा। वो स्टेशन के गेट की तरफ जाने के बजाय प्लेटफॉर्म से उतरकर रेलवे लाइन की तरफ बढ़ा। टिकट उसके पास था, लेकिन वो गेट पर खड़े टिकट चेकर का सामना नहीं करना चाहता था। वहां उसकी मुठभेड़ किसी पुलिस कांस्टेबल से भी हो सकती थी। वो प्लेटफॉर्म की तरफ उतर रहा था कि एक टीटी उसकी तरफ बढ़ा। उसने नदीम से टिकट तलब किया। नदीम ने सदरी की जेब से टिकट निकाल कर दिया तो टीटी ने पूछा, तुम इधर रेलवे यार्ड में किस लिए जा रहा है? नदीम ने बताया कि उधर रेलवे लाइन के पार उसके दोस्त का घर है। टीटी ने टिकट चेक करके नदीम को वापस दिया और कुछ न बोला। नदीम आगे बढ़ गया। वो रेलवे लाइन पार कर रहा था कि रेलवे के चौकीदार ने उसे रोक लिया। किधर को जाता है तुम? नदीम बड़ा सटपटाया। ये कमबख्त बार बार उसका रास्ता क्यों रोक रहे हैं? मेरे पास टिकट है भैया, वो सामने लाइन पार मेरे दोस्त का क्वार्टर है।
मुझे वहां जाना है। मगर वहां तो गोदाम है, कोई क्वार्टर नहीं है। गोदाम के पार क्वार्टर है मेरे दोस्त का। चौकीदार ने डंडा घुमाते हुए कहा, गोदाम की दूसरी तरफ भी कोई क्वार्टर नहीं है। तुम मुझे कोई चोर मालूम होते हो और रेलवे गोदाम में चोरी की नियत से जा रहे हो। अभी कल यहाँ से हजारों रुपए का माल चुरा लिया गया है। नदीम ने जरा मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैं शरीफ आदमी हूँ, चोर नहीं हूँ। मैं तो बर्दवान से अपने दोस्त को मिलने आया हूँ। चौकीदार ने सामने से एक कांस्टेबल को आते देखा तो रोब से बोला, चोर के सर पर सींग नहीं होते और जिधर को तुम जाते उधर कोई क्वार्टर भी नहीं है। नदीम ने कांस्टेबल को अपनी तरफ आते देखा तो उसका दिल जोर से धड़का, कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। पुलिस कांस्टेबल रेलवे का था मगर उसके कंधे से राइफल लटक रही थी। नदीम चौकीदार से बोला, भाई मुझे जाने दो, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। उसकी माता बहुत बीमार है, मैं उसके लिए दवाएं लाया हूँ बरादून के वैद्य जी से। इतने में कांस्टेबल करीब आ गया। क्या हो रहा है धनिया? धनिया चौकीदार का नाम था। चौकीदार पहले से ज्यादा शेर हो गया। वो नदीम की तरफ इशारा करके बोला, मुझे ये कोई चोर लगता है संतरी जी। कहता है सामने वाले क्वार्टरों में जा रहा हूँ, पर इधर तो कोई क्वार्टर ही नहीं है। नदीम दिल में उस लम्हे को बुरा भला कह रहा था जब उसने गेट की बजाय रेलवे यार्ड को अबूर करने का फैसला किया था। कांस्टेबल ने नदीम को घूर कर देखा और तहमकाना लहजे में पूछा, क्यों बे, कौन है तू, कहाँ से आया है? नदीम ने वही कहानी दोहराई तो चौकीदार बोल पड़ा, संतरी जी मुझको तो इस पे शक है, ये कल वाले चोरों का साथी हो सकता है, दूसरे गोदामों का सुराग लगाने आया होगा। नदीम ने इधर उधर देखा। भाग चलो नदीम, भाग चलो, उसके दिल ने कहा। लेकिन इतनी देर में कांस्टेबल ने कंधे से राइफल उतारकर अपने हाथों में थाम ली और उसकी नाली का रुख नदीम की तरफ कर लिया। चलो पुलिस चौकी चलो, खबरदार जो भागे गोली मार दूंगा। नदीम के पांव तले जैसे जमीन खिसक गई। उसे और कुछ न सूझा तो सदरी की जेब में जितने भी रुपए थे वो निकालकर संतरी को पेश किया और बोला, अरे ये ले लो भैया, मुझे जाने दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। संतरी पर उसका उल्टा असर हुआ। वो चीख कर बोला, अबे मुझे गौ माता का मांस खिलाता है। साथ ही उसने आवाज देकर अपने साथियों को भी बुला लिया। प्लेटफॉर्म की तरफ से उसकी आवाज सुनकर 3 कांस्टेबल दौड़े हुए आए और उन्होंने आते ही नदीम को घेरे में ले लिया। वो ये समझे कि उनके साथी ने कल वाला चोर पकड़ लिया है। एक संतरी ने नदीम की गर्दन पर जोर से मुक्का मारा, ले चलो उसे चौकी पर। चारों राइफलें नदीम के गिर्द तनी हुई थी। वो फंस चुका था। उसने हाथ नीचे लटका ली और चारों संतरी उसे आगे लगाकर रेलवे की पुलिस चौकी पर ले आए। ये चौकी स्टेशन के साथ ही थी। यहाँ हेड कांस्टेबल एक सिख था। उसने आते ही नदीम को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बंद कर दो इसको हवालात में। नदीम को गोदाम में चोरी के इल्जाम में हवालात में बंद कर दिया गया। अभी तक किसी को यह पता नहीं चला था कि नदीम वो मुलजिम है जिसकी तलाश में दिल्ली और कलकत्ते की पुलिस एक अरसे से सरगर्दा है और जो 2 बार जेल तोड़कर भाग चुका है और जिस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम है। नदीम हवालात में सर पकड़कर बैठ गया और वहां से फरार होने की तरकीबें सोचने लगा। वो जानता था कि सुबह ये लोग उस अदालत में जाकर रिमांड ले लेंगे और फिर उसका सारा भांडा फूट जाएगा। वो कलकत्ते या दिल्ली की स्पेशल पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। सवाल यह था कि हवालात से फरार कैसे हो सकता है। हवालात के दरवाजे पर लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी। बाहर मुसल्ला संतरी पहरा दे रहा था। सामने चौकी का दफ्तर था। नदीम का ख्याल था कि अगले रोज अदालत से रिमांड लेने के बाद उससे पूछगछ की जाएगी। लेकिन 1 ही घंटे बाद सिख हेड कांस्टेबल ने उसे चौकी के कमरे में बुलाया और पूछगछ शुरू कर दी। नदीम को हथकड़ी लगी थी और वो कमरे के फर्श पर बैठा था। सिख हेड कांस्टेबल ने नदीम की उर्दू से बहुत जल्द अंदाजा लगा लिया कि वो पंजाबी है। ओए तुसी पंजाबी हो? हाँ जी, मेरा नाम रमेश भाटिया है जी, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। नदीम ने एक झूठ बोला तो उसका सिलसिला बरकरार न रह सका। वो सिख हेड कांस्टेबल को कायल ना कर सका कि वो कलकत्ते से वहां अपने दोस्त को मिलने आया था। हेड कांस्टेबल ने एक पल के लिए बड़े गौर से नदीम को देखा, दाढ़ी खुजाते हुए कुछ सोचा और बाहर निकल गया। संतरी नदीम के सर पर खड़ा था। नदीम का दिल डूबने लगा। यकीनन सिख को उस पर शक हो गया है। दूसरे लम्हे सिख पुलिस ऑफिसर कमरे में आया तो उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने उसमें से एक तस्वीर निकालकर नदीम के सामने की और बोला, इसको पहचानते हो? तस्वीर देखते ही नदीम का जिस्म ठंडा पड़ गया। ये उसी की तस्वीर थी। एक जोरदार ठुड्डा नदीम की कमर पर पड़ा और वो आगे को गिरा। हेड कांस्टेबल ने उसी वक्त शोर मचा दिया कि इसे फौरन बंद कर दो, बाहर पूरी गार्ड पहरा देगी। नदीम को हवालात में बंद करके बाहर 4 संतरियों का पहरा लगा दिया गया। 15 मिनट बाद शहर से 2 पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ गए। उनके पास भी फाइल में नदीम की तस्वीर लगी थी। उन्होंने आते ही नदीम को पहचान लिया और सिख कांस्टेबल का शुक्रिया अदा किया कि उसकी मदद से भारत का दुश्मन नंबर 1 उनके हाथ लग गया है। नदीम ने हथियार डाल दिए थे। उसी रात नदीम को एक स्पेशल पुलिस कोपे में हथकड़ियों समेत बिठाकर कलकत्ते की तरफ रवाना कर दिया गया। यहाँ पर पार्ट 3 का इख्तिताम होता है।
आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 4 समाप्त फरमाएं।